नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। सीधा आपको ले चलते उत्तराखंड विधानसभा, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो भी सुनवाएंगे। जिन जिन चीजों की आवश्यकता उससे में तत्काल करने की आवश्यकता है। मान्यवर, किसान सम्मान निधि एक ऐसा विषय, बड़ी हंसी मजाक कर लेते हैं लोग। तिवारी जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष है नहीं, तिलक जी, वरिष्ठ लोग बैठे हुए, छोड़ दे हम लोग कौन से पार्टी के। आज भी हमारे देश में 60% एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। आज भी हम कहते हैं कि देश भारत जो है गांव में निवास करता है। मैं आंकड़े पूछ रहा हूं, एक रुपया भी मैं कम चादे नहीं बोलूंगा। आप सब गवाह है ना, हम सब गवाह है। 2004 में जब दिल्ली के अंदर यूपीए 1 की सरकार बनी तो उन्होंने घोषणा की हम कर्जे माफ करेंगे। 3 साल कुछ नहीं किया। 2007 के बजट में चिदम्बरम साहब बजट में प्रोविजन लाए कर्जे माफी के लिए। 50,000 करोड़ लाए लोन वेवर का, 10,000 करोड़ लाए ओटीएस का, 60,000 करोड़ रुपए का टोटल प्रोविजन किया। जब बंटे तो 55 से 57,000 करोड़ रुपए के बेनिफिट किसानों को गए। लागू कब किया? 2008 में, क्योंकि 9 में फिर चुनाव था। 4 को अनाउंस किया था, 7 के बजट में लाया, 8 में लागू किया। चलो मान लिया हमने, तब भी आए 2024 से 20 साल। 20 साल में कितने मिले? 57,000 करोड़। हम सबको मालूम है किसान सम्मान निधि जो हर फिर चौथे महीने किस्त जारी होती है, एक किस्त 21,000 करोड़ की नगद डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के खाते में जाती है। साल की किस्त 75,000 करोड़ रुपए है। वहां 20 साल में 4 से लेकर के 24 तक 57,000 करोड़ का मर्चा माफ हुआ। वो भी चप्पलें घिस गई लोगों की सोसाइटी में, बैंकों में जा। यहां 75,000 करोड़ रुपए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसान के खाते में आता है। फोन पे मैसेज आता कि आपकी किस्त आ गई। और अभी एक मिनट आप मेरे से पूछेंगे तो बिल्कुल आप तो जानते हैं पक्का जवाब मिलेगा। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, अभी तक 300,000 करोड़, 3 लाख करोड़ रुपए, ना एक पैसा कम ना ज्यादा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि के ट्रांसफर हो चुके हैं। इससे बड़ा किसानों का कौन सा कल्याण हो सकता है? आपको रोका था किसी ने? नहीं, आपको रोका था, हम तो दे रहे हैं। आपने तो 20 साल में दिए 57,000 करोड़ रुपए। सुनिए माननीय अध्यक्ष जी, राशन कार्ड धारकों को जो अपना जिसको हम अंत्योदय के बोलते हैं, पहले उज्ज्वला का गैस कनेक्शन, चूल्हे के धुएं से मुक्ति दिलाई प्रधानमंत्री जी ने, सबको मालूम है। भाई साहब सुनो, एक मिनट, एक धामी जी सुन तो लो यार। अरे सुन तो ली, अरे सुनो नहीं, अब तुम बात तय करके आए। माननीय अध्यक्ष जी, आज भी मैं गवाह हूं इस बात का। आज भी मैं क्योंकि 91 से मैं भी विधायक हूं, जिनको नहीं मिला 91 से मैं भी विधायक हूं। सांसद और विधायकों से चिट्ठी लिखनी पड़ती थी कि इनका गैस का कनेक्शन मंजूर कर दीजिए। आज गैस का कनेक्शन चिट्ठी दे करके नहीं, घर जाकर के कैंप लगा करके कह रहे हैं कि आपको गैस। तो वही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन विपक्ष के विधायकों ने सदन में सत्ता पक्ष को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर जमकर घेरा। नियम 58 पर भ्रष्टाचार पर चर्चा के दौरान कांग्रेस ने उद्यान घोटाले, लोकायुक्त समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार पर तीखे प्रहार किए। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य समेत सभी कांग्रेस विधायकों ने उद्यान विभाग में पिछले 4 साल से हो रहे घोटाले के मुख्य आरोपियों को बचाने का आरोप लगाया और कहा कि घपलेबाजों को बचाने के लिए सीबीआई जांच से बचाया गया। इन्हीं आरोपियों को बचाने के लिए विभाग हाईकोर्ट के सीबीआई आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गया। प्रदेश के अंदर लगातार भ्रष्टाचार की घटनाएं घटित हो रही है और सरकार उसमें निश्चित रूप से जो है अपने आप को असहज भी पाती है और ये भी जानती है कि भ्रष्टाचार हुआ है तो उससे कैसे बचा जाए। इसके 2 उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। एक उद्यान विभाग में, क्यों भाई, जब भ्रष्टाचार हुआ तो सरकार को संस्तुति करनी चाहिए थी ना,
सीबीआई जांच न्यायालय कर रहा है, सरकार क्यों नहीं कर रही? इसका मतलब कुछ ना कुछ तो है। बजट सत्र के चौथे दिन एक बार फिर आउटसोर्स के पदों को लेकर कैडर तय किए जाने की मांग सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायकों ने उठाई। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने कहा कि आज सरकार को नियति और नीति बनाने की जरूरत है ताकि प्रदेश में विकास के काम हो सके और राज्य के युवाओं को राज्य में ही रोजगार मिल सके। ये गंभीर विषय उत्तराखंड के युवाओं से जुड़ा विषय है। समूह ग और घ के लिए कैडर बेस तय किया जाना चाहिए। समूह घ की जिला स्तर और समूह ग की ब्लॉक स्तर पर नियुक्ति होनी चाहिए। अगर ऐसा कर दिया जाता है तो स्थानीय लोगों को ही अपने घर के आसपास अपने ब्लॉक में रोजगार मिल सकेगा। बीजेपी विधायक ने कहा कि अगर ये हो जाता है तो फिर आने वाले दिनों में राज्य के युवाओं को रोजगार के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। देखिए मेरा एक चीज मानना है, बजट और वो सब सेकेंडरी इशूज है। पहले इशू ये है कि हमारी नीयत क्या है और उस नीयत के हिसाब से हमारी नीतियां क्या है। हम नीयत स्पष्ट करें कि हम पहाड़ के लिए क्या करना चाहते हैं और उसके बाद उसके लिए नीतियां बनाएं। तो जब नीतियां बन जाएंगी तो फिर बजट के अनुरूप काम भी हो जाएगा। तो बजट तो सबसे लास्ट इशू आता है। पहले तो ये कि हम ऐसी व्यवस्थाएं बनाएं ताकि वहां पर पलायन रुक सके, वहां के युवाओं को रोजगार मिल सके और सही मायने में, सही अर्थों में जो हम उत्तराखंड का विकास करना चाहते हैं वो विकास आगे बढ़ सके। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में जगह मिली है। सबसे शक्तिशाली भारतीयों की सूची में सीएम धामी देश के 61वें सबसे शक्तिशाली व्यक्ति बन गए हैं। पिछले साल की सूची में सीएम धामी भारतीयों में 93 नंबर पर थे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राज्य में समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कराकर और सख्त नकल विरोधी कानून बनवाकर विशेष पहचान मिली है। लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियां कर रही हैं। एक ओर जहां बीजेपी चुनावों के मद्देनजर अपने गुट को मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में लोकसभा चुनाव में दावेदारी को लेकर आपसी कलह की स्थिति बनती जा रही है। दरअसल हरिद्वार सीट को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, हरक सिंह रावत के बाद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का नाम भी सामने आया, जिसके बाद प्रदेश कांग्रेस में सियासी हलचल और भी तेज हो गई है। तो वहीं अब इन सब अफवाहों पर अंकुश लगाते हुए करण माहरा का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि मेरी तरफ से लोकसभा चुनाव के लिए कोई दावेदारी पेश नहीं की गई है, पर बावजूद इसके यदि संगठन की ओर से मुझे कोई जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो निश्चित तौर पर मैं उसे पूरा करूंगा। ना तो आवेदन किया है, ना ही मैंने कोई ऐसी इच्छा जताई है। हाँ, जो सर्वे हुई है उसमें मुझे बताया गया कि मेरा भी नाम 2-3 जगहों से आया है और ये हाईकमान का काम है। जो हाईकमान आदेश करेगी उसका पालन हम सभी लोग करते हैं, सिपाही हैं। जैसा हाईकमान कहेगा हम वो काम करेंगे। आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं, तो वहीं अब संतों ने हरिद्वार लोकसभा सीट से किसी संत को टिकट देने की मांग की है। सभी संतों का एक मत कहना है कि हरिद्वार धार्मिक नगरी है, आए दिन यहाँ पर बड़े बड़े आयोजन होते हैं। ऐसे में अगर कोई संत हरिद्वार से सांसद बनेगा तो हरिद्वार का विकास हो सकेगा। प्रथम संत जो विधायक थे ब्रह्मलीन महामंडलेश्वर जगदीश मुनि जी महाराज, उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। जहाँ तक संतों की भावनाओं का प्रश्न है, समय समय पर ऐसी भावनाएं संत व्यक्त करते रहते हैं। तो हरिद्वार से हम लोगों की ये पहले भी मांग रही है और मुझे आशा है आज जगदीश मुनि जी महाराज की सच्ची श्रद्धांजलि तो सभी संतों ने एक स्वर से मांग की है कि हरिद्वार का सांसद संत होना चाहिए, क्योंकि संत ही केवल हरिद्वार की स्थिति को समझ सकता है और हरिद्वार की दिशा और दशा बदल। आज मांग उठी है कि हरिद्वार का सांसद कोई संत हो तो उसका हम समर्थन करते हैं। और जिस तरह हमारे अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी ने रविंद्र जी महाराज जी ने भी कहा है कि संतों का इस मांग का पूरा संत समाज आज मोहर लगा रहा है कि हरिद्वार से कोई संत ही सांसद प्रतिनिधि। जोरदार मांग है कि हरिद्वार लोकसभा से यदि किसी संत को टिकट
किया जाता है तो हमारे की सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उत्तराखंड के पंचायती राज विभाग ने विधानसभा सत्र के दौरान एक संकल्प पारित किया है, जिसमें संविधान की 11वीं अनुसूची के सभी 29 विषयों को पंचायती राज विभाग को दिए जाने का संकल्प पारित हुआ। इस दौरान सतपाल महाराज ने कहा कि इन विभागों के आने से गांव का समग्र विकास होगा और इसी विकास से देश मजबूत होगा। उत्तराखंड में प्राकृतिक गैस यानी बायोगैस के उत्पादन के लिए धामी सरकार ने राज्य के 2 जिलों में बायोगैस के टेंडर पास किए हैं। इस बात को लेकर पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि हमारी सोच यही है कि बायोगैस के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि उन्हें गाय रखना एक बोझ ना लगे। नहीं, ऑलरेडी हमारी एक पॉलिसी बन भी चुकी है। 2 जिलों में हम बायोगैस प्लांट के टेंडर कर चुके हैं। हमारी सोच यही है, जैसे आपने बोला, कि मैक्सिमम इंसेंटिवाइज कर सकें ताकि लोगों को गाय रखना एक बोझ ना लगे और उससे उनको कहीं ना कहीं फायदे का प्रपोजल दिखे। तो हमने 2 बायोगैस प्लांट हरिद्वार और उधम सिंह नगर में उसका टेंडर कर दिया है। मेरे ख्याल से जहाँ तक मुझे याद है 2 रुपये या 2 रुपये 5 पैसे प्रति किलो के हिसाब से हम गोबर खरीदने की बात हुई है और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हम पतंजलि से भी मेरी बात चल रही है माननीय बाबा रामदेव जी से कि अगर वो हमसे गौमूत्र खरीदने के लिए तैयार हो जाएं तो हम जो किसान हैं जो हमारे पशुपालक हैं हम उनसे टाई अप करा के उनकी गौमूत्र भी पतंजलि को सप्लाई करने की बात चल रही है। तो एक लगातार कोशिश है सरकार की कि इस गौशालाओं के माध्यम से नई पॉलिसीज़ के माध्यम से जो हमारे पशुपालक हैं उनको राहत दी जा सके और निराश्रित पशु सड़कों पर ना सके, उसके लिए कहीं ना कहीं काम हो सके। लोकसभा चुनाव को लेकर प्रदेश कांग्रेस जमीनी स्तर पर खुद को मजबूत करने में जुटा हुआ है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि कांग्रेस लगातार अपनी तैयारी में जुटी हुई है। हम पार्टी को बूथ स्तर से मजबूत करने का काम कर रहे हैं और साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। बैठकें चल रही, हमारे जो प्रभारी है 5 वो लगातार बैठकें कर रहे हैं। हमारे जो नीचे के रूट्स को मजबूत करना वो काम चल रहे हैं। आदरणीय खड़गे जी आए, बीच में हमारी स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन साहब यहाँ बख्शरण दास जी आए, हमारी बहन अलका लांबा जी आए ही, गुरदीप सप्पल यहाँ आए जिन्होंने मैनिफेस्टो कमेटी की बैठक की और हमारी आदरणीय शैलजा जी 2 महीने के कार्यकाल में 3 बार उत्तराखंड आ चुके हैं। वो विभिन्न किस्म की बैठकें ले रही हैं। हमको दिल्ली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में दोबारा बुलाया गया था, अभी फिर से कल और परसों में बैठकें हैं। तो मेरा ये मानना है कि कांग्रेस ज्यादा मजबूती से इस बार काम कर रही है, मुद्दे भी अनेकों हैं। तो वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड में पिछले 4 से 5 सालों में मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में करीब 444 लोगों की जान गई है। वहीं विधानसभा में उठे सवाल के जवाब में सरकार की तरफ से ये आंकड़ा सदन में रखा गया। इस दौरान वन मंत्री सुबोध उनियाल का कहना है कि प्रदेश के 71% भूभाग पर वन है। बहुत से आबादी क्षेत्र हैं जो कि वनों से घिरे हुए हैं। वन विभाग की पूरी कोशिश रहती है कि किस तरीके से मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं को रोका जा सके। आगे उन्होंने कहा कि इसके साथ ही सरकार की तरफ से मानव वन्य जीव संघर्ष की घटनाओं में सरकार की तरफ से मुआवजा भी बढ़ाया गया है। 71% वन क्षेत्र है शादी में और वन क्षेत्र के जो संभवतः हर इलाका ऐसा है जो वनों से कहीं ना कहीं घिरा हुआ है। ऐसी स्थिति में सरकार के प्रयास के समझना ही काफी नहीं होगा। इसमें बिना जन सहयोग के, जन सहभागिता के, जन जागरण के इसको नहीं प्रभावी अंकुश नहीं लगा जा सकता। हम लोग लगातार इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए हम लोगों ने ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन प्लान भी बनाया है ताकि इसको और कम किया जा सके और 32 करोड़ रुपए का प्रावधान भी इसके लिए किया गया। साथ ही साथ अगर आप आंकड़े देखेंगे तो पिछले 7, 8, 10 सालों के आंकड़ों में आपको कोई बहुत अंतर नहीं दिखाई देगा। मैंने आज बताया सदन में कि पिछले 2017 से 24 तक के 8 सालों में 445 कुल मिलाकर के इस तरह की सारे, चाहे वो लेपर्ड के अटैक से मरे हो, टाइगर के अटैक से मरे हो, हाथी के अटैक में मरे हो, सांप के काटने से मरे हो या किसी अन्य जानवर से हुआ हो, कुल मिलाकर के 445 घटनाएं यहाँ पर हुई है। चलिए बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। यहाँ पे रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।